वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के भारत के साथ युद्ध करने वाले हैं? बांग्लादेश के अंदर जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उसको लेकर के हमने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि वो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को नहीं दिखाती, बल्कि वो पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को दिखाती है। और बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो अमेरिका की सहायता से पाकिस्तान कर रहा है और उसमें आईएसआई डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आईएसआई के चीफ जब ढाका गए थे तब हमने आपको ये बात बता दी थी कि ये सारी करतूत पाकिस्तान की है, ये इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो जाएगा। वो हो गया। और अब जो तस्वीर निकली वो ये, एक ऐसा एमओयू साइन होने वाला है दोनों देशों के बीच में जो भारत की चिंता बढ़ा सकता है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंतर्गत अगर बांग्लादेश के ऊपर अटैक होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक माना जाएगा, जो कि एक न्यूक्लियर संपन्न देश है। और भारत और पाकिस्तान के एक फुल फ्लेजेड वॉर होने के पूरे संभावनाएं हैं, जिसके कारण बांग्लादेश को बीच में लाया जा रहा है और उसका सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली भारत के साथ नहीं भिड़ सकता। अगर बांग्लादेश हार गया तो बांग्लादेश की हार, और अगर जीत हो गई तो वो पाकिस्तान की जीत मानी जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का बदला भी पाकिस्तान को लेना है। और वो चुप नहीं बैठ रहा है, बांग्लादेश को इसके लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ में यह लड़ाई लड़ने की सोच रहा है। तो यह एग्रीमेंट क्या है, 3.5 फ्रंट वॉर क्या है और क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की भारत के अगेंस्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझना पड़ेगा इस एग्रीमेंट को, क्या ये एग्रीमेंट है। तो ये एक ठीक वैसा ही एग्रीमेंट है जैसा पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रिसेंटली साइन किया था, जिसमें एक मुख्य शर्त यह थी कि अगर दोनों देशों में से किसी पर भी अटैक होता है तो एक देश पर अटैक दूसरे देश पर अटैक माना जाएगा। नेटो जैसी व्यवस्था है। अगर बांग्लादेश के ऊपर भारत अटैक करता है या बांग्लादेश ऐसा टेंट्रम कुछ कर देता है जिसके जरिए यह साबित हो जाए कि हाँ भारत ने युद्ध किया है या एक्ट ऑफ वॉर किया है, तो अगर भारत ने कोई भी गलती की बांग्लादेश के अंदर, तो पाकिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे कि वो भारत के ऊपर अटैक करे, क्योंकि वो बांग्लादेश के साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट में साझेदारी करने वाला है। और यही मिलिट्री एग्रीमेंट भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि एक अच्छा साथी बांग्लादेश के तौर पर हम ऑलमोस्ट खो चुके हैं। उसके बहुत सारे कारण थे जो हमने पिछले अपने वीडियो में समझ लिए थे। उससे आगे अगर बात करें तो ये पैक्ट की जरूरत क्या पड़ी, क्यों दोनों देशों के बीच में पैक्ट हुआ था। तो देखो, बांग्लादेश पहले ही टर्मोइल की स्थिति में था, इंटरनल सिक्योरिटी उनकी ऑलरेडी बहुत खराब है। लेकिन पाकिस्तान साथ आया क्योंकि पाकिस्तान को एक हल्की सी ओपनिंग दिखी, क्योंकि ढाका में अमेरिका बैठा हुआ था और अमेरिका पाकिस्तान का एक अच्छा साझेदार है। 2-3 बार ट्रंप ने लंच करा दिया अपने साझेदारों को और एक ओपन एक्सेस दे दिया बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है, इसकी जॉइंट ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, शर्तें वगैरह तय हो रही हैं। एक दूसरे के मिनिस्टर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोनों के आपस में साझेदारी में बैठ रहे हैं। मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स इनकी फाइनलाइज कर रही है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इस पूरे पैक्ट की। और ये सऊदी अरेबिया के मॉडल पर लिखा जाएगा पैक्ट, क्योंकि सऊदी अरब ने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया है। अब देखो, सऊदी का पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं, और ना ही सऊदी पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ने वाला है। जस्ट टू मेक देम हैप्पी शायद सऊदी अरेबिया ने कर लिया, लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसी हरकतें लगातार होती रहती हैं। अभी आगे बात करूंगा आपसे कि कौन कौन सी समस्याएं पाकिस्तान पैदा कर सकता है हमारे लिए। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारा क्या है कि अगर ये बांग्लादेश के साथ साझेदारी हो गई तो प्रो इंडिया स्टांस बांग्लादेश का खत्म हो जाएगा और शायद हम फिर 3 तरफ से घिर जाएंगे, और जो 3.5 स्ट्रेटेजी है उसको भी पाकिस्तान वजूद में ला सकता है, वो कारगर हो सकती है। अभी तो सिर्फ ये मिलिट्री उनके कुछ एमओयू साइन हुए हैं जिनके अंतर्गत ये सहमति बनी है कि हाँ हम एक ऐसे पूरे समझौते पर बातचीत कर सकते हैं। आईएसआई के जो चीफ है वो खुद जाकर के ढाका में बैठे, उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाई इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भी, और शेख हसीना को भगाने में आईएसआई का बहुत बड़ा योगदान है। इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अब जो ये एमओयू साइन हो रहे हैं, इनका मतलब क्या निकाला जाए। पहला तो ये कि बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस है वो इतना वीक है कि वो अपने देश के प्रोटेस्टर्स को भी नहीं रोक पा रहा है और इंस्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान का आईएसआई ऑन दी अदर हैंड, उसको अमेरिका से बहुत पैसा मिलता है, पुराना सिस्टम है, लोग समझते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टम बना हुआ है, तो उनकी इंटेलिजेंस फिर भी रिलायबल होती है देन द बांग्लादेशीज। तो बांग्लादेश को भारत के अगेंस्ट कोई इंटेलिजेंस देना या किसी भी दुनिया के कोने की इंटेलिजेंस देना, ये आईएसआई कर रही है। और जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक है जो आईएसआई चीफ है, वो भी खुद ढाका जा चुके हैं। तो जब ये गए थे तब भी हमने आपसे कहा था कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि आईएसआई के चीफ ढाका में जाके बैठ जाए, और आईएसआई सेल बना दिया गया है ढाका में। वहीं पर बैठ के ढाका में ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस इंटेलिजेंस का क्या मतलब निकालना है और उससे क्या हमें उसका प्रयोग करना है, चाहे वो भारत के अगेंस्ट हो या किसी भी दूसरे ममालिक के अगेंस्ट हो सकता है, चाहे वो अपने देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना क्यों ना हो। शेख हसीना जब से देश से भागी हैं और भारत आई है, तब से लगातार एक पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है इस पूरी चेन में, कि भारत के साथ जो बांग्लादेश खड़ा रहता था वह भारत से मुखर हो गया है। और पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के नाम पे
मुस्लिम यूनिटी के नाम पे और शायद अमेरिका के पैसे दिखा करके बांग्लादेश को खरीदने की कोशिश की है, क्योंकि कोई ऐसा कारण नहीं था कि बांग्लादेश हमसे टूटे। हमने बांग्लादेश की पैसे में सहायता की, हमने मिलिट्री में सहायता की, उनके यहाँ कोई आपदाएं हुई तब हमने सहायता की, हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश के साथ खड़े रहे, दोनों की मैत्री बहुत अच्छी थी। लेकिन यहां पर मुस्लिम उम्मत जीत गई और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हार गए। प्रोटेस्टर्स लगातार इस बात पर अड़िग हैं कि हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए। वो शायद 71 भूल गए, जब उन्हें 71 याद आएगा तब वो समझ में आएगा उनके कि पाकिस्तान कौन है और भारत कौन है। साथ ही यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर मेयर पपेट्स ऑफ यूएसए। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। और दो यूएसए के पपेट्स मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की आंखों में भारत लगातार चुभ रहा है अपने प्रो रशिया स्टांस के कारण। आइडियोलॉजिकल पिवट इनका सिर्फ इस्लामिस्ट है, सिर्फ इस्लामी आधार पर ये जुड़े हैं। इनका दोनों का हित इसी में था कि ये अलग अलग रहे। बांग्लादेश भारत के साथ मिलकर के समृद्धि कर रहा था पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि बांग्लादेश तरक्की करे? वो तो अपने ही रास्ते पर खींचना चाहेगा, जो खुद इतने खराब हालत में है कि उसके यहाँ सिविल वॉर हो सकता है पाकिस्तान के यहाँ। वो बांग्लादेश को क्या बचाएगा? और अगर मिलिट्री पैक्ट कर भी रहे हैं, कर भी लेंगे, तो भारत का क्या बिगड़ जाएगा? जो अपनी रक्षा नहीं कर पाया ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के सामने, जिसको हाथ जोड़ने पड़ गए, वो बांग्लादेश की रक्षा कैसे कर लेगा? और अगर हराना ही है तो फिर ये तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि दोनों को एक साथ हराए और जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, बांग्लादेश का वो इलाज करे। और पाकिस्तान का तो हम समय दर समय करते ही रहते हैं, हर 10-15 साल में, उसको तो आदत है। जब तक उसका एक बार ढंग से इलाज नहीं हो जाएगा तब तक वो लगातार अटैक्स करेगा। और भारत को जरूरत है कि हर 5-10 साल में उसको कुछ ना कुछ खुराक लगातार समय से मिलती रहे। इसके अलावा देखो, इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो जब नई सरकार बन जाएगी ना, तब ये पैक्ट शायद ऑपरेशनल भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो ये है नहीं, लोगों ने तो चुनी नहीं है। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। माहौल ऐसे कि शेख हसीना तो बांग्लादेश के विरोध में काम कर रही हैं, ऐसा लोगों को बताया जा रहा है, और मोहम्मद यूनुस जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे, सब चंगा हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश विश्व गुरु भी बन जाएगा और उसकी पूरी दुनिया में धूम भी मच जाएगी और सब सब अच्छा हो जाएगा। तो ये जो नई गवर्नमेंट आएगी ना, ये लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, और चुने जाने के बाद ही ये कोई पैक्ट कर सकते हैं, कुछ साइन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2024 में जब से शेख हसीना भागी है, बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत को अपने वीजा जो होते थे वो कैंसिल करने पड़े बांग्लादेशियों के लिए। इसके अलावा हाई कमिश्नर को तलब करना पड़ा। हिंदुओं को जो मारा जा रहा है उसके खिलाफ भारत ने लगातार आवाज उठाई, और बांग्लादेश को लगातार इस बात के लिए टोका है भारत ने कि आप भारत विरोधी गतिविधियां ना करें, क्योंकि आपके हित में नहीं है। हम तो आपके साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं, और बड़े देश होने के नाते हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना तो बांग्लादेश को ठिकाने लगाना भारत के लिए कौन सी मुश्किल बात है। इसके अलावा माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, और दीपू चंद्र दास की मृत्यु के बाद से ये जो इस्लामिक सेंटीमेंट है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो मीडिया उनके साथ खड़ा था उसके साथ लगातार बुरा बर्ताव हो रहा है, और जो प्रो बांग्लादेशी मीडिया था, या इन सेपरेटिस्ट्स का, इन जो रेवोल्यूशनरीज बोल लिया आप इनको, चाहे उग्रवादी बोल लीजिए, इनके साथ मीडिया खड़ा हुआ था। और उसी मीडिया को जाकर के इन लोगों ने तहस नहस कर दिया जो इनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अब ये समझो कि भारत के लिए क्या मुश्किल है। भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि रेडिकलाइजेशन हो जाएगा बांग्लादेश का, और अगर ये रेडिकलाइज हो गए तो ये उसी लाइन पर चले जाएंगे जिस लाइन पर कभी पाकिस्तान हुआ करता था। वहां से ये लोगों को तैयार कर करके, जिहादी मानसिकता के लोगों को बरगला करके, उनका ब्रेन वॉश करके भारत में भेजेंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा हमले होने की संभावना हो जाएगी, और बांग्लादेश के साथ भारत का करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, तो सेफ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जितनी बंदिशें हमने बांग्लादेश के लिए हटा रखी थी, अब वो सारी हमारे खिलाफ यूज करेंगे। पाकिस्तान जो अपने साइड से नहीं कर पाता वो बांग्लादेश के जरिए करेगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट में आने वाले समय में हमले बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स को आर्म्स वगैरह भी सप्लाई कर सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से नॉर्थ ईस्ट में, जो भारत के खिलाफ इंसर्जेंसी करने का काम कर सकते हैं। और जो हालत इन्होंने कश्मीर में की थी, शायद वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से कर सकते हैं। इसलिए ये हमें सबसे बड़ा डर है। दूसरा 3.5 फ्रंट का डर भारत को रहेगा। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ये एमओयू साइन हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो 3.5 फ्रंट क्या है ये समझ लीजिए। पहले तो भारत जो है 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा है, पाकिस्तान, चीन, और इधर अब बांग्लादेश भी हो गया भारत का दुश्मन, लगभग हो गया है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की सोच ली है। उसके अलावा जो 0.5 भारत का एनिमी है वो भारत के इंटरनल इश्यूज हैं। भारत में बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, हम रिलीजियस आधार पर बटे हुए हैं, या हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के खतरे हैं, या दुनिया के अलग अलग देशों से जो समस्याएं भारत को हो सकती हैं, उन सारी समस्याओं को मिलाकर 0.5 गिना जाता है। तो 3.5 दुश्मन भारत के हैं, 3 पड़ोसी और आधे भारत के अंदर वाले। तो अगर इन सबको एक साथ एक्टिवेट कर दिया जाए तो भारत को तोड़ना, भारत को नुकसान पहुंचाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो चाइना ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, लेकिन वो अब पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं कर रहा है। समस्या ये है, वो रूस के प्रभाव में है, और भारत रूस का मित्र बन गया है। तो चाइना हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना आज अमेरिका समर्थित पाकिस्तान और
पाकिस्तान समर्थित बांग्लादेश हो गए हैं भारत के लिए। ये अगर आप समझ गए तब आप समझ पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट कितना वल्नरेबल हो गया है हमारे लिए। जिस नॉर्थ ईस्ट की बात लगातार पार्लियामेंट में करने की हम सोचते हैं, वहां की समस्याओं की, वहां से रेडिकलाइजेशन खत्म करने की, वो खत्म नहीं होगा, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम कश्मीर अलाइक सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में भारत के नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान चला जाएगा बांग्लादेश और वहां से वो इंसर्जेंट्स को भेजेगा, जिहादियों को भेजेगा, अपने जो भी इस्लामिक भाईचारे के अंतर्गत वो जो कर सकते हैं, चाहे वो आत्मघाती हमले हो, चाहे जगहों को टारगेट करना हो, विस्फोट करना हो, वो सारे काम ये लोग करेंगे। इस बात में कोई शंका हमें नहीं होनी चाहिए। और इनसे निपटने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते सुधारें। लेकिन सवाल है कैसे? शेख हसीना को रीइंस्टेट किया नहीं जा सकता, सारी पावर इस्लामिस्ट्स के हाथों में जाती दिख रही है। अब एक ही तरीका हमारे पास है, अगर हमें कोई आंख दिखाए तो हमें उसका बदला उसकी ही भाषा में देना पड़ेगा। ये बात हमने बहुत क्लियर कर दी है, चाहे वो चिकन नेक का सवाल हो, चाहे भारत में इंसर्जेंसी फैलाने का सवाल हो। अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार की दखल देने की इन लोगों ने कोशिश की तो इनका बढ़िया इलाज भारत सरकार को करना चाहिए, ये बात निश्चित मानी जानी चाहिए। उसके अलावा 71 को भूल गए हैं ये लोग। 71 में इनके साथ क्या हुआ था? बांग्लादेशियों को बचाया था भारत ने। वहां पर महिलाओं के साथ जो ये दुर्व्यवहार करते थे, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार करते थे, इनकी एक पूरी कौम खत्म करने का काम पाकिस्तानी जनरल्स ने किया था। भारत अगर सरेंडर नहीं कराता तो शायद बांग्लादेश पर दोबारा से कब्जा पाकिस्तान कर लेता। और ये जो आज उछल रहे हैं बांग्लादेशी, जो विकास इन्होंने थोड़ा बहुत देखा है पिछले 2-3 दशकों में, वो शायद नहीं देख पाते ये लोग। तो इन्हें कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। अब ये पाकिस्तान के साथ आ गए हैं, अब इनको थोड़ी समझ लगेगी। अब आने वाले 1 दशक में इनको पता लगेगा कि पाकिस्तान का साथ देने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा खुद है, वैसा ही बांग्लादेश को बना देगा। फिर भारत के पास 2 ऑप्शन होंगे 2 देशों को सुधारने के। तो ये भारत के लिए एक बड़े राज्य की परिकल्पना के अंतर्गत भी आएगा और इन दोनों को सुधारना भारत का अब लक्ष्य है। अगर भारत के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य किया गया तो इनके लिए बहुत खतरनाक होगा, चाहे ये मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर लें, चाहे ये कोई और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लें। भारत के ऊपर अगर कोई आंच आती है तो हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मीज तैयार है और पाकिस्तान को हमेशा जवाब देती आई है। और भविष्य में भी पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो खुद रक्षा नहीं कर सकता अपनी, वो बांग्लादेश की क्या ही कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके जाएं और आपकी राय पाकिस्तान को लेकर के आए उसको कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।